समझदार बहू पार्ट 3। मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहे तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला। लेकिन ऐसा न करो, कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली जाना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहाँ से चले गए। सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना। मम्मी जी, आप क्या खाएगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं ही करूँगी। बस कुछ दिन की तो बात है। मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। बेटी, मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे? मैं हूँ ना, चिंता न करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराते देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजना, मैं अगर तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसीलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। सर, मैं वही आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। मैं समझ सकता हूँ। अभी रिज़ाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। संजना, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। लेकिन सर, ये सब कैसे होगा? तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। सर, आप? संजना, कुछ जरूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। सर, मुझे बताते, मैं आ जाती। नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। मम्मी जी, ये मेरे बॉस है। बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, आप चिंता न करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा। नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। चलो, काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं। कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे। अब वे
घर में काफी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है। क्यों ना हम उन दोनों की शादी करा दे। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती है, लेकिन वह साफ मना कर देती है। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मम्मी जी। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी, तब अविनाश जी का फोन आता है। संजना, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। सर, बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहे तो मैं रिज़ाइन कर सकती हूँ। मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, बेटी, बहुत दिनों से अविनाश नहीं आए। माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों? माँ जी, मुझे बहुत सोच समझकर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? लगता है बेटी, उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी, उन्हें बुरा लग जाएगा। माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन मधुसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फोन किया। जगदीश जी, कैसे हैं? समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाइए। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या? राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं, किसी तरह काट लेंगे। लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मधुसूदन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। आप चिंता न करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। आप सभी की बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्धाश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? चुपचाप निकल चलो। हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाना ही होंगे। इसीलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज, अपना फोन सब छोड़ दिया, जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात के ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ कर देना। हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना।
जिंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वह निडाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आपने क्या किया? राजेश की तरफ मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आ जाते हैं। पापा, आपको सब पता था ये लोग जाने वाले हैं? आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले ही मधुसूदन जी ने फोन पर बताया। वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन के उस दौराहे पर खड़ी थी जहाँ से एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मोश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए। क्या संजना को सास ससुर मिल जाएंगे? क्या संजना शादी करने मान जाएगी? पढ़िए भाग 4 में।